हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे श्रुति शर्मा हैं जो 2021 यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 पहला स्थान प्राप्त की हैं। मीट तनुश्री मीना, she has secured 120th rank in UPSC Civil Services. But you will come across a lot of list of successful candidates और शायद आपको अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स का लिस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आप वो चमकते चेहरे सफल अभ्यर्थी को देख पाते होंगे। हर एक साल यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है। जो बच्चे टॉप करते हैं उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक आप लोग जान भी जाते हैं। लेकिन जो असफल अभ्यर्थी हैं, जो असफल कैंडिडेट हैं, शायद हम लोगों को मालूम नहीं चलता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, सफल और असफल अभ्यर्थियों में क्या अंतर है। आई डॉक्टर राकेश सिंह on behalf of KSIS Academy Patna welcome you to the session of Civil Services discussion। आप देखिए कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, इन सब में एक समान गुण है। They all have a common trait। और वो समान गुण क्या है? यदि आप कहेंगे कि वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, ये गलत हो जाएगा। यदि आप कहेंगे कि जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, एलुमनाई रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। या यदि आप कहेंगे कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो वो भी बहुत हद तक गलत रह जाएगा। तो समान गुण जो सफल अभ्यर्थियों में एक ही है, और वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी और सही दिशा में अध्ययन करना, करेक्ट वे टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सेल्फ स्टडी ही इनको उस लिस्ट में, उस सूची में लेके आ जाता है जहां पे आप इनको आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, आईआरएस कहते हैं, आईएफएस कहते हैं। अब हम कहना क्या चाहते हैं? देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा 3 चरण में होती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। मेंस में क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, 5 जून को यूपीएससी का पीटी का एग्जाम होने वाला है। वी विल डिस्कस आफ्टर दैट, बट टुडे वी विल फोकस ऑन दी प्रीलिमिनरी पार्ट। हम लोग आज पीटी पर ही चर्चा करें। जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, वो अपने आधार को मजबूत करते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं। और स्ट्रांग फाउंडेशन कैसे बनाते हैं वो लोग? क्योंकि बहुत हद तक हम लोग ये कह सकते हैं कि जब से यूपीएससी बना है, कुछ मूलभूत किताबें हैं। देयर आर सम सर्टेन फंडामेंटल बुक्स, और उस बुक्स को अध्ययन करने के बाद 2 तरीके का नॉलेज बनाना चाहिए।
एक, तथ्य और कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो, और दूसरा कि जो भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, चाहे वो साइंस हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे परिस्थितिकी या पर्यावरण हो, चाहे भूगोल या जीव विज्ञान हो, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, उसको अप्लाइड पार्ट, उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ले। तो चलिए हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यह तो तय है कि मूलभूत ढांचा, आधार जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप जो हैं अपने रणनीति में सफल नहीं होंगे। और इसके लिए कुछ बेसिक बुक्स है, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, दुर्गादास बासु, डीडी बासु, सुभाष कश्यप, इनके द्वारा कुछ लिखी गई किताबें हैं, आप उसको पढ़िए। भूगोल में माजिद हुसैन की किताब है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो गो चोंग लियोंग की किताब है, डीआर खुल्लर की किताब है, एनसीईआरटी का क्लास 11th का ज्योग्राफी है। इसको मस्ट अनिवार्य रूप से आप पढ़ें। उसी तरह हिस्ट्री में आर एस शर्मा की किताब है, रोमिला थापर की किताब है, सतीश चंद्रा की किताब है, बिपिन चंद्रा की किताब है। यदि कल्चर पार्ट देखना चाहें तो एएल बाशम की किताब है। यदि एएल बाशम समझ में नहीं आता है तो नितिन संघानिया, जो कि खुद एक सिविल सर्वेंट है, यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आप उसको देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह द्वारा लिखा गया किताब बहुत ही अच्छा किताब है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एंड पुरी के द्वारा लिखा गया है। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, हिंदी में उसको आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। बजट एनालिसिस पढ़ना चाहिए। योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र, यदि कल्चर को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो फ्रंटलाइन मैगजीन पढ़ा कीजिए। उसी तरह इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में राजा गोपालन पढ़िए। बहुत सारी किताब हैं। ये सब सारी किताब जब आप पढ़ते हैं, आपका आधार एक स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ये अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उसके एप्लीकेशन पार्ट को, उसके उपयोगिता को, उसके अप्लाइड पार्ट को आप जो है सॉल्व कर सके, और अपने आप जो है आपका मस्तिष्क, आपका पर्सनालिटी मेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है। ये कॉमन चीज है, क्योंकि जब तक आधार फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम लोग उसको सही रूप से क्वालिफाई नहीं कर पाए। हमारा उद्देश्य पीटी क्वालिफाई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ मेंस क्वालिफाई करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि फुल्ली क्वालिफाई करके हम लोग एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में रहें। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो 3 पार्ट में है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। अब देखिए, अब जो भी आपको हम बातें कह रहे हैं, इसको सबसे जो अब पहला परीक्षा होने वाला है वो है 67th बीपीएससी पीटी का री एग्जाम। और 67th बीपीएससी पीटी का री एग्जाम में हम लोग कैसे तैयारी करें, उस चीज को हम लोग को देखना है। 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए हमारे यहां टेस्ट सीरीज चलता है। अब जो हम पहले बात किए हैं, अब दोनों को कोऑर्डिनेट कीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज का एग्जाम चलता है, इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य क्या है? हर एक जगह का अपना अपना टेस्ट सीरीज का परिभाषा होता है। एक परिभाषा यह है जो हम लोग साधारणतः मार्केट में देखते हैं, वो ये कि बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न में 150 क्वेश्चन का सेट मिल जाए, वहां आप लोग 5 सेट में पार्टिसिपेट करते हैं, 10 सेट में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए एक हल्का फुल्का एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन वो किस हद तक आपको मदद करता है? क्या आपको नॉलेज गेन होता है? क्या आपका सिलेबस कंप्लीट होता है? क्या आप कह सकते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में मेरा यदि 40 नंबर आया, 60 नंबर आया, तो कौन कौन किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सब लूपहोल्स को दूर करने के लिए हमारे यहां बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल टेस्ट सीरीज का डेवलप किया गया है, जो पिछले 2 से 3 साल से चला आ रहा है, और 100% बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हमारा जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो मूलभूत किताब आपको दिया गया है, जिसका हम चर्चा किए हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन वहीं से आता है। तो कैसे हम लोग टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे ये कंडक्ट किया जाता है? तो पहला जो है उद्देश्य पे देखते हैं। तीसरा उद्देश्य जो देखिए, टू प्रैक्टिस एमसीक्यू, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास किया जाता है। ये तो आपको सब जगह मालूम है, लेकिन और जगह से हटकर हमारा टेस्ट सीरीज क्यों यूनिक है, क्यों सक्सेसफुल मॉडल रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज का जो उद्देश्य है वो कोर्स को कंप्लीट करना और टू इम्पार्ट नॉलेज, ज्ञान प्रदान करना। आपको जो हमारे यहां से टेस्ट सीरीज मिलेगा वो 150 क्वेश्चन का सेट रहेगा, 150 क्वेश्चन का सेट रहेगा। यानी बीपीएससी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, उतना ही संख्या का क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में रहेगा। लेकिन अंतर ये है टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक सिलेबस के अनुसार, हर एक टॉपिक के अनुसार हमारा टेस्ट सीरीज चलता है। आपको जितनी भी मूलभूत किताबें हम बताएं, जो भी फंडामेंटल बुक्स बताएं, चाहे आर.एस. शर्मा हो, चाहे माजिद हुसैन हो, चाहे ए.एल. बॉशम हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार हो, सारा कुछ जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उसको बारीकी से पढ़ते हैं। आपके लिए क्या करना है? आपके लिए बारीकी से पढ़ने के लिए जितना भी किताब है उसको छोटे छोटे भाग में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको दे दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो एक सेक्शन होता है पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम बिहार। ये हमेशा हर एक साल आपको मिलता है। तो इसी हिसाब पे टॉपिक वाइज टेस्ट बनता है और इसी के हिसाब से ये टेस्ट देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूंकि वो बिहार के थे, उनके ऊपर क्वेश्चन बना। सारा क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिएगा
कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 इलेक्शंस विच मिनिस्ट्री डिड राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान सभा 1946 के चुनावों के बाद राजेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय का कार्य संभाल लिया। इस तरह का क्वेश्चन इंटरिम गवर्नमेंट पे आया था 67 बीपीएससी पीटी में, जो एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सारा क्वेश्चन मैंने एक से आप देखेंगे 25 क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे करीब करीब हम लोग 100 क्वेश्चन का सेट बनाए, यानी इस सेट से जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जाने, वो किसी तरह का कोई क्वेश्चन आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, चाहे पीटी पे हो या मेंस पे हो, आप करने में सक्षम होंगे यदि क्वेश्चन के साथ यदि आप डिस्कशन पे भी सम्मिलित होते हैं। अगला उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपके प्री हिस्ट्री पे। कायथा एक जगह है मध्य प्रदेश में। कायथा पे पूरे मैप के साथ कायथा क्या है, कहाँ पे है, कायथा का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, कायथा कौन से काल में आता है, क्या वो ताम्रप्रशांत काल है या शुंग काल है या कुषाण कल्चर है या गुप्त कल्चर है, कौन कौन लोग उसकी खुदाई किए, कायथा कौन से नदी पे आपका स्थित है, शायद कायथा के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, कौन से संस्कृति का वो प्रतिनिधित्व करता है, कौन से समय अवधि को वो देखता है, वो सारा कुछ जो है 25 क्वेश्चन में आप पूरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह पे है। क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट हो रहा है। बारदोली जगह कहाँ है, बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ, बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व किया, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह, है ना। बारदोली सत्याग्रह का रीजन क्या था, कारण क्या था, कहाँ पे बारदोली सत्याग्रह हुआ, कौन कौन लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे। तो ये क्वेश्चन करीब बारदोली सत्याग्रह पे आप देख सकते हैं कि बारदोली सत्याग्रह पे 52 क्वेश्चन, मैंने 41 से लेके 52 क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ डिस्कशन के साथ पूरा बारदोली सत्याग्रह खत्म हो गया। और यही बारदोली सत्याग्रह का आधार क्या है, सोर्स क्या है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो भी अच्छे अच्छे किताब होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होता है, उसी को छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन आंसर के माध्यम के साथ आपको पेश कर दिया जाता है। आगे देखिए, फल्गु नदी। अब जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन फल्गु नदी। फल्गु नदी पे जितना भी फल्गु नदी पे क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि विच टू रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म फल्गु रिवर, कौन सी दो नदियां मिलकर फल्गु नदी बनाती है, ये सारा जो है क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जा रहा है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 से आपका फल्गु नदी स्टार्ट होता है। फल्गु नदी का मैप के साथ आपको डिस्कशन किया जा रहा है। डायरेक्शन, दिशा बताया जा रहा है कि कौन सी दो नदियां मिलकर गया से पहले फल्गु नदी बनाती है ना। फल्गु नदी की एक नदी है लीलाजन नदी, तो लीलाजन नदी का ऑरिजिन क्या है, उद्गम स्थल क्या है, मैप के साथ देखा जा रहा है कहाँ से वो नदी निकल रही है। झारखंड का मैप है, झारखंड से ये बिहार पहुँचता है। फिर मुहाना नदी है ना, मुहाना नदी का उद्गम स्थल क्या है, मुहाना नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है, पूरे मैप के साथ जो है पूरा आपका डिस्कशन है। अब देखिए, पूरा ये फल्गु नदी पे ही ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 से हम लोग चालू किए हैं और क्वेश्चन नंबर 67 तक देखिए फल्गु नदी की कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सी इस नदी की शाखा है ना। फिर एक धोबा नदी फल्गु नदी से एसोसिएटेड है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 75 तक
ऐसे हम लोग स्क्रीन पे 73 दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे 75 तक, क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर 75 तक पूरा आपका फल्गु नदी पे डिस्कशन। यानी इतना टॉपिक वाइज डिस्कशन करके आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करता है, मिस नहीं करता है, मिस नहीं करेगा नहीं बोलेंगे। आप बहुत थॉरली इसको बनाएंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग बीपीएससी पीटी में मैथ्स और रीजनिंग 10 क्वेश्चन होता है, बाकी बचा 140 क्वेश्चन। तो 140 क्वेश्चन टोटल आप जब आप डिटेल स्टडी अच्छे अच्छे किताबों का संदर्भ लेके, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बजट ऑफ बिहार, बजट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट वेबसाइट, बिहार में डॉक्टर के दत्त की किताब होती है, बिहार के ज्योग्राफी के लिए आधिकारिक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आप उस तरह का रिपोर्ट पढ़ के आप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपकी आधार बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आपको अपने आप आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कर देता है, मेंस जीएस के लिए। कहिए तो 2 in 1 ये फॉर्मूला है। फिर मेंस में क्या करना है, कैसे लिखना है, हालांकि उसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उस चीज पे आपको जोर देना है। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, ताकि एक फुल्ली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लोग बोलते हैं क्रैश कोर्स करो। अब बताइए, जो 18 महीने से 2 साल लगता है पूरा फाउंडेशन किताब पढ़ने में, मूलभूत किताबें जो आपको एक तरह से हम हल्का फुल्का लिस्ट दे चुके हैं, उसको 3 से 6 महीने में आप यदि कवर करते हैं तो बहुत ऊपर ऊपर कवर कर पाएंगे। और जरूरी क्या है कि आप वो सब किताब कवर कर दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज दे दिए, गया, खत्म हो गया क्रैश कोर्स। लेकिन हम लोग जो है थॉरो स्टडी कर रहे हैं और आपको ये जानना चाहिए। यदि शॉर्टकट लेंगे तो कभी भी उस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। और यही हम लोग को, यही तरीका हमारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को और जगह से अलग करता है। एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट यूपीएससी टेस्ट सीरीज एंड बीपीएससी टेस्ट सीरीज ऑन अ डेली बेसिस। 5 तारीख को यूपीएससी का पीटी का एग्जाम होने वाला है। देखिए इसी तरह का टेस्ट सीरीज में से हमारा क्वेश्चन कितना मैच करता है हर एक एग्जाम में, क्योंकि आधार एक ही है। यूपीएससी में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट है, इन्वायरमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का हो जाएगा या टेक्निकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स का हो जाएगा और बाकी जनरल बच्चों का नहीं होगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का नहीं होगा। सॉरी, लोग जनरली कहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों का नहीं होगा, लेकिन ऐसा भ्रम है। अंतर यही है, यदि आप किताबें पढ़ेंगे, ढंग की किताब पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, सही डायरेक्शन मिलेगा, 100% आप क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए हमारा टेस्ट सीरीज जो है यूनिक है। आप एक 8 रजिस्टर बना लीजिए और जैसे जैसे हमारा टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रहा है, यदि ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी के रजिस्टर में उसका पॉइंट्स डिस्कशन को नोट कर लीजिए। बायोलॉजी का है, हम लोग मान लीजिए इंटेस्टाइन, पाचन क्रिया पढ़ रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए श्वसन, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो उसका बायोलॉजी के रजिस्टर में नोट करते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिकली सब कुछ चल रहा है। और आप देखिएगा 3 महीने के प्रैक्टिस के बाद आप जो है अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे रिपोर्ट, वो सारा आपका नोट्स बन गया। और जो आप नोट्स बनाएंगे, जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वही नोट्स आपको 140 क्वेश्चन में मदद करेगा। कर सकता नहीं है, करेगा। इसीलिए हमारे टेस्ट सीरीज को दूसरे तरीके से समझिए, यूनिक मॉडल समझिए, जिसमें मेहनत करना पड़ता है, सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है।
और इन किताबों को पढ़ने के पश्चात हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। आपको किताब का स्रोत भी देते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 7 का है, एनसीईआरटी ये क्लास 9 का है, ये सुमित सरकार का है, ये माजिद हसैन का है, एनसीईआरटी 10th का बायोलॉजी है, साइंस का बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 11 है। स्रोत भी देते हैं, आपको टॉपिक का नाम देते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे कर सकें। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो बीपीएससी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बीपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट में अपना नाम डालिए, और यूपीएससी के जो बच्चे हैं, यूपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में अपना नाम डालिए। और तभी संभव होगा जब हम लोग सेल्फ स्टडी करें, मूलभूत अपने आधार को, संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लें। किसी तरह का परेशानी हो, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर